Welcome to another session of This or That. This is Bhartendra Singh, and we continue with our previous guest, Mr. Vijay Mantri. In part 1, we explored why investors don't make market returns. Mr. Mantri shared risk and rewards of different asset classes and some very interesting insights about investor behavior. In this part 2, we get into how to build a portfolio for your goals. Reality में all can go up at the same time. 2004 से 2008 का दौर था जब रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा चला, गोल्ड भी अच्छा चला, इक्विटी भी अच्छा चला और डेट हैज आल्सो डन रीजनेबली वेल। हम जब असेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, 80 साल के अंकल लैंड लेने चले जाते हैं, तब असेट एलोकेशन क्योंकि आपका होल्डिंग पीरियड 30 साल सोच के चलते हो, 20 साल सोच के चलते हो। मेरी दादी जी भी गोल्ड लेने जा सकती है अभी भी। जब इक्विटी की बात आती है, आप 70 साल, आप किसी भी उम्र में टैक्स फ्री बॉन्ड ले लो, किसी की उम्र में एफडी ले लो, कोई फर्क, कितना भी ओवर एक्सपोजर हो जाओ, वो रिस्क नहीं लगती है। ये सारा एसेट एलोकेशन का मतलब जिम्मेदारी सारी इक्विटी वालों के ऊपर ही है। जैसे आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए बचाना है और आज आपने एसआईपी चालू की है, ठीक है, तो जो गैप है वो 10-10 लाख की 5 टर्म प्लान लो। आप 10 लाख हो गया, एक टर्म प्लान बंद कर दो। आपको कुछ हो गया तो जितनी वेल्थ है प्लस टर्म प्लान का पैसा विल फुलफिल दैट नीड फॉर यू, सो यू कैन प्लान एनी गोल through this exercise. I should have a best performing fund in my portfolio. I should never have underperforming fund in my portfolio. बिल्कुल नहीं होगा। और ये उम्मीद भी मत करे कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर हेल्दी, लविंग, केयरिंग होने चाहिए। ये डिजायर है, होता है क्या? हेलो सर, वेलकम अगेन। एसेट एलोकेशन करके कंसेप्ट इंडस्ट्री में बहुत सुनाई देते हैं, पर क्या है, व्हाट इज एसेट एलोकेशन एंड उसको करना कैसे है? बेसिक पर्पस क्या है कि मतलब नॉट एवरी एसेट परफॉर्म एट द सेम टाइम, डिफरेंट एसेट परफॉर्म एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो वो रीजन है, वो हिस्टोरिकल रीजन था, लेकिन अभी वो रीजन मुझे कम लगता है बिकॉज हमने एक पीरियड देखा, पहले लोग बोलते थे कि जब स्टॉक मार्केट नीचे हो तो रियल एस्टेट बढ़ता है, रियल एस्टेट नीचे हो तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है, मार्केट नीचे हो तो गोल्ड बढ़ता है। ये सब हमने सब देखा है, बट वो एक्चुअली मालूम पड़ा कि वो खाली थ्योरी थी। रियलिटी में ऑल कैन गो अप एट द सेम टाइम। 2004 से 2008 का दौर था जब रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा चला, गोल्ड भी अच्छा चला, इक्विटी भी अच्छा चला और डेट हैज आल्सो डन रीजनेबली वेल। दूसरा पर्पज होता है कि हर एसेट कैटेगरी का वॉलेटिलिटी इनहेरेंटली डिफरेंट होता है, तो हो सकता है व्हेन यू हैव अ कंबाइंड पोर्टफोलियो उसका वॉलेटिलिटी आपके लिए नीचे आ जावे, तो वो दूसरा लॉजिक है। एज ए प्रिंसिपल एसेट एलोकेशन को मैं कोई चैलेंज नहीं, बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने एक एसेट एलोकेशन लिया, आप बोले 50-50% मेरा एलोकेशन है, 50 इक्विटी 50 डेट। डेट आपने कर दिया। अब सवाल उठता है कि आपका पैसा उससे बाहर भी तो है। हम जब एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, 80 साल के अंकल लैंड लेने चले जाते हैं, तब एसेट एलोकेशन क्योंकि आपका होल्डिंग पीरियड 30 साल सोच के चलते हो, 20 साल सोच के चलते हो। मेरी दादी जी भी गोल्ड लेने जा सकती है अभी भी, है ना। जब इक्विटी की बात आती है, आप 70 साल, आप किसी भी उम्र में टैक्स फ्री बॉन्ड ले लो, किसी की उम्र में एफडी ले लो, कोई फर्क, कितना भी ओवर एक्सपोजर हो जाओ, वो रिस्क नहीं लगती है। ये सारा एसेट एलोकेशन का मतलब जिम्मेदारी सारी इक्विटी वालों के ऊपर ही है कि भाई आप यूलिप में कितना पैसा डाल रहे हो, इंश्योरेंस में, कोई एसेट एलोकेशन की बात नहीं करता है। सारी की सारी जिम्मेदारी इक्विटी पे है कि एसेट एलोकेशन आपको संभालना भाई और एलोकेशन कितना हमारा बहुत कम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देयर 2-3 वेज टू हैंडल इट। वन इज जैसे 50, जिस जो भी आपने नंबर लिया ना, उसमें चैलेंज क्या है कि कब रिव्यू करो आप, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कैसे रिव्यू? आपने रिव्यू किया, मालूम पड़ा इक्विटी 60% आपको कट करके वापस नीचे लेके आना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, आपने टैक्स दिया, ये किया। सेकंड थिंग टू हैंडल, जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है वो नहीं जावे, वो दूसरी एसेट कैटेगरी में जा रहे जो उसको भर दे। तीसरा है कि आपका एसेट एलोकेशन भी समय के हिसाब से बदलना चाहिए। यू कांट हैव स्टैटिक एसेट एलोकेशन। आपका जॉब चेंज हो गया, आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल गया, आपने कुछ प्रॉपर्टी बेच दी, आपको कुछ और रिक्वायरमेंट आ गया, तो एसेट एलोकेशन भी चेंज होता रहता है। अभी हम इससे बाहर ही निकल नहीं पाए कि फंड कौन सा लेना है, कौन सी कैटेगरी में जाना है, तो इसलिए आपको बहुत साउंड इन्वेस्टर एडवाइजर चाहिए
वो गोल बेस्ड आपकी इन्वेस्टिंग कराए। अगर गोल बेस्ड अगर आपने इन्वेस्टिंग की तो आपका एसेट एलोकेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एलोकेशन, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं कि ना सिल्वर बुलेट आंसर है क्योंकि आपको देना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 3 से 5 साल के आपके खर्चे डेट में रहने चाहिए, उसके ऊपर का पैसा आपको इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाना चाहिए, लेकिन उतना ही पैसा जाना चाहिए जहां 20 से 30% 2-3 साल की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो, उतना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हाइब्रिड फंड लीजिए आप, इस तरह से आप अपना पैसा मैनेज करिए। एक कंसेप्ट जो मेरे को नहीं अलाइन करता है कि अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं डेट से तो मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो आई हैव टू लुक फॉर एन एसेट लाइक इक्विटी जो कि 10, 12, 13, 14% मुझे दे, एक्सपेक्टेशन ये है। तो चाहे आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और आई एम अ हाई रिस्क इन्वेस्टर, जैसे भी कैलकुलेट किया है, मुझे अगर मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है तो इक्विटी में ही करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस रोल ऑफ रिस्क कैलकुलेशन? तो देखिए, एक अमेरिका में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ एकदम एलिट सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है, लेकिन वहाँ ड्रॉप आउट बहुत होते हैं। सो इवन द बेस्ट ऑफ द एथलेटिक बैकग्राउंड वाले लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं बिकॉज उनको में ग्रिट नहीं होता, टेम्परामेंट नहीं होता, और वो चीज़ आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस पे ही मालूम पड़ती है। तो शुरू शुरू में कम अलोकेशन से बढ़ना चाहिए, टेस्ट योर टेम्परामेंट, उसके बाद धीरे धीरे आपको उसमें, जैसे आप इनिंग्स चालू करें तो शुरू में आप शॉट नहीं माने, ये T20 नहीं है, टेस्ट मैच है, आपको पिच देखना है, आपको आपकी स्किल देखनी है, सामने वाला बॉलर देखना है, उसके बेसिस पे आप धीरे धीरे इनिंग बिल्ड करते हैं। तो सिमिलरली आपको रिस्क देखना जरूरी है व्हेन यू प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट, वो आप देख के जरूर। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आपको इंश्योरेंस देखना पहले, हैव यू प्रोटेक्टेड योरसेल्फ। और उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग यूनिक आइडिया मैं देके जाता हूँ। जैसे आप हाउसिंग लोन लेते हो और हाउसिंग लोन लेते टाइम आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, जिससे आपने हाउसिंग लोन लिया वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बोलती है कि 2 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ का हाउसिंग, आप 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। मिस्टेक इंश्योरेंस लेना नहीं है, एक कंपनी से इंश्योरेंस लेना रिस्क, क्योंकि आपने 2 करोड़ का लोन लिया, हर साल वो लोन कम होते जा रहा प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन आप तो 2 करोड़ पे ही प्रीमियम दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से वो 2 करोड़ की जगह 25-25 लाख की 8 पॉलिसी लेनी चाहिए। तो आपका 175 हो गया तो आप एक पॉलिसी बंद कर दो, फिर आपको कोई बोनस आ गया, आपने हाउसिंग लोन प्रीपे कर दिया तो आप उतना, दैट इज मोर एफिशिएंट। सेकेंड थिंग, अभी गोल प्लानिंग के अंदर भी आप टर्म लोन का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए बचाना है और आज आपने SIP चालू की है, ठीक है, तो जो गैप है वो 10-10 लाख की 5 टर्म प्लान लो आप, ठीक है, 10 लाख हो गया, एक टर्म प्लान बंद कर दो, आपको कुछ हो गया तो जितनी वेल्थ है प्लस टर्म प्लान का पैसा विल फुलफिल दैट नीड फॉर यू, सो यू कैन प्लान एनी गोल थ्रू दिस एक्सरसाइज। सो अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करना है। दूसरा, आपको मैं एक सिंपल मैथमेटिक्स बोलता हूं, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, सबसे बड़ा टूल है कि आप कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहिए। अगर आपने अपनी नेट ऑफ टैक्स का 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, वेरी ऑनेस्टली यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मच, वो आपके लिए इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देगा, इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देगा। आप सिंपल लॉजिक रखो, आपने 10,000 रुपए की SIP की है 20 साल तक, 24 लाख रुपए डाला आपने, 21वें साल से आप 80,000 रुपए पर मंथ निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक, एंड एज्यूम 12% एक्स IRR कम भी हो सकता तो इन्फ्लेशन भी कम रहेगा। सब चीजें वैसी रहती है ना, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, तो वो आप गणित बिठा सकते हो। तो अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे हिसाब से आपकी सेविंग का 20% कम से कम इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP होना ही चाहिए। बाकी 80% बहुत पड़ा आपके पास, एसेट एलोकेशन जो भी करना, बट पहले 20%, और 20% भी कम से कम 20 साल का व्यू लेके, क्योंकि मैजिक इन इक्विटी हैपन आफ्टर 10 ईयर। मैं आपको जैसे बताऊं कि 3 साल की SIP की आपने, तो 3 साल बाद टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू है ना, उसमें गेन कुड बी 10-12%, 89% आपका कॉस्ट है। 5 साल में गेन 27% होता, कॉस्ट 73% रहता है। 10 साल के अंदर गेन बिकम 51%, कॉस्ट 49%। 20 साल में गेन बिकम 85%, कॉस्ट इज 15%, और 30 साल में गेन इज 98%, कॉस्ट इज 2%। So real magic happen after
और उस पीरियड में वोलेटिलिटी जबरदस्त, 20 साल 10 साल में वोलेटिलिटी रहती है। आपको उसके थ्रू सबसे बड़ा आपको मेंटल टेस्ट करना है कि मार्केट गिरेगा, टीवी सब जगह नेगेटिव न्यूज आएगी, उस टाइम भी मैं कंटिन्यू रह सकता हूँ क्या। आप घर तो बेचने निकलते नहीं हो ना, नहीं निकलते हो ना। आप इंश्योरेंस पॉलिसी तो बंद नहीं करते हो, रियल एस्टेट तो बंद नहीं करते हो लेना ना, तो इक्विटी में क्यों रोक बिछाते हो जहां सबसे प्रूवन 40-45 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का है। तो इसमें एक और सवाल यह है मेरा कि अपने पोर्टफोलियो की बात की, गोल्स की हमने बात की, तो पोर्टफोलियो जब हम बात करते हैं ये पूरा ओवरऑल सब गोल के अक्रॉस होता है, या आई शुड हैव डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज, या डिफरेंट किस तरीके से प्लान करना नहीं, आपको गोल प्लानिंग के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। आप लेके बैठिए कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी प्रेडिक्टेबल है, आपके हाउस होल्ड खर्चे कितने हैं, आपने उसके बाद इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब निकाल के, ईएमआई निकाल के आपके पास कितना इन्वेस्टेबल सरप्लस है। अभी आप बोलिए आपके गोल क्या है, शादी करनी है, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, रिटायरमेंट है। अभी आप जब देखना चालू करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यार ये तो कहानी ठीक नहीं लग रही है। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट कटिंग योर कॉस्ट। यहाँ मैं कुछ बचत करूँ, यहाँ मैं बाहर खाना कम करूँ, मूवी ये कम करूँ, ये सब्सक्रिप्शन बंद करूँ, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ क्या, इतना हम सोचते नहीं है। जैसे सपोज I give illustration of my son. Suppose he's working somewhere, his CTC is 10 lakh rupees, he got 15% increment, तो 11.5 उसका CTC हो गया, 1.5 लाख रुपया मिला उसको सीधा। Then he says पापा I want to buy mobile phone, तो आईफोन ले लिया 1.5 लाख रुपए का। अब आईफोन खरीदने में 15 मिनट लगे, लेकिन 1.5 लाख रुपया इंक्रीज करने में अर्निंग में 365 दिन लगते। सो व्हेन यू स्पेंड मनी, थिंक कि इसको कमाने में आपको या आपके पेरेंट्स को कितना मेहनत करना पड़ा। और एवरी पेनी सेव टुडे, अगर आप 1 रुपया बचाते हो, ये 10 रुपया होता, 20 रुपया होता, 30 रुपया होता, उनका पावर देखो आप। तो ये चीजें सोच के मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। पोर्टफोलियो हमने गोल बेस्ड पोर्टफोलियोज हमने बना लिए, ठीक है। और जनरल एडवाइस, अगर जैसे आप बोलो सिल्वर बुलेट पॉइंट से 4 फंड होने चाहिए, 5 फंड होने चाहिए, बट लिमिटेड होने चाहिए, बहुत सारे तो नहीं होने चाहिए। तो मैंने पोर्टफोलियोज बना दिए, एक फंड्स ले लिए, इक्विटी ले ली, डेट ले ली, सब ले लिया। फिर भी लोग पूछते रहते हैं आईपीओ आया, एनएफओ आया, ये ले लूँ क्या। तो अगर मुझे लेना है तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, हाउ डू आई आइडेंटिफाई नॉइस जब कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, हाउ डू आई सी वेदर शुड आई इवन कंसीडर इट। आते रहेंगे प्रोडक्ट्स, तो नई एमसी आएंगी, नए कंपनीज आईपीओ आएंगी, हाउ डू आई डिसाइड वेदर I should consider it or not? Which is the fittest Indian cricketer? Virat Kohli. Why? Because he exercises regularly, invests in his fitness routine. He says no to 99% of the item available to eat. एक आपने बेसिक डाइट पकड़ी है, यूर एथलीट। हमको भी चाहिए कि सब इंडियन क्रिकेटर वैसे हो, सारे इंडियन ऐसे हो जाए, अच्छा लगेगा ना, सब एकदम मजबूत हेल्दी रहेंगे। तो आपको इन्वेस्टिंग के अंदर 99% चीज़ों को ना बोलना है। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज़ अ एलिमिनेशन प्रोसेस। और इन्वेस्टिंग में आपको ये बहुत ध्यान रखनी है कि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल जहाँ भी होने के चांस है, वहाँ पैसा चाहे 1000 गुना बन जाए। लॉटरी टिकट में आपको मिलियन टाइम पैसा बन सकता है ना, बट आपका कॉस्ट भी पूरा का पूरा जा सकता है, परमानेंट लॉस होता है ना। सो इन आईपीओ स्टॉक कुड बी डेड स्टॉक, हाउ डू यू नो। जब आपको म्यूचुअल फंड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, और मैं आपको डेटा बताता हूँ, प्रशांत जैन जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में बहुत लंबे समय तक काम करके गए, उन्होंने करीब 85,000 करोड़ इन्वेस्टर का बनाया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में। उन्होंने 500 के ऊपर स्टॉक्स लिए हैं, और उनकी खुद का एडमिशन है कि उनमें से करीब 100-125 स्टॉक में उनका पैसा नहीं बना, 400 के स्टॉक में पैसा बना। बट उनका बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग है कि आउट ऑफ दीज स्टॉक्स 55 स्टॉक में उनका 85 to 90% पैसा बना। नाउ पर्सन विद दैट काइंड ऑफ कैलिबर, उनका 80 to 90% पैसा खाली 10 स्टॉक्स में बना है। तो अभी हम में ऐसी क्या खास बला है कि हम बताइए मुझे। और एक बहुत अच्छा रिसर्च किया किसी ने, रवि राजू, उनका रिसर्च है कि इंडिया में निफ्टी में 5,000 5,500 के ऊपर स्टॉक्स है, और
Only 37, 38 stocks deliver 50% of the return of Nifty. तो ये odds है. एक और क्वेश्चन है मेरा अराउंड द पोर्टफोलियो रिव्यू. तो जब मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई भी म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कब तक मैं लॉन्ग टर्म मुझे इन्वेस्ट करना है, बिजनेस साइकिल्स होती हैं, तो अभी कर रहा है तो हो सकता है इस वक्त अच्छा हो, तो कितना पीरियड होना चाहिए जिसके बाद मैं बोलूँ यार अब तो मुझे इसको एवेलुएट करना पड़ेगा कि इस अंडर परफॉर्म है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कब तक, व्हेन टू एग्जिट अ फंड, व्हेन टू से कि यार अब आई डोंट थिंक आई शुड कंटिन्यू. उसके पहले मैं बोलूंगा कि आपको फंड लेने से पहले सोचना चाहिए कैसे लिया आपने. अगर आपने हाईएस्ट रेटेड फंड या हाईएस्ट रिटर्न वाला फंड लिया है, इनवेरिएबल इन फ्यूचर दैट फंड विल अंडर परफॉर्म. ओके, सो आपको देखना है कि अच्छे फंड हाउस, अच्छे फंड मैनेजर का फंड जो टॉपिंग चार्ट नहीं कर रहा है और मिडिल ऑफ द चार्ट है, दैट इज द राइट टाइम टू बाय दोज फंड्स. और कोई भी अच्छे फंड आपने लिए हैं, एवरी फंड हाउस विल गो थ्रू लीन पैच. और इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने स्टॉक्स लिए, उनके आइडिया लिए, मार्केट अलग ट्रेंड पे चल रहा है उस टाइम, तो वो कुछ नहीं कर सकते, उनका वापस समय आता है. तो आपको देखना है, एब्सोल्यूट फंड परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना लॉन्ग टर्म. और उसके बाद अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आप उस टाइम का पोर्टफोलियो देखिए, उस फंड का पोर्टफोलियो क्या है, उसमें कैसे कैसे स्टॉक हैं. अगर ये स्टॉक आज आप खरीदेंगे या बेचेंगे, वो कॉल लीजिए. और आप कितना भी करें, आपके पास 8 फंड है, 2 फंड अंडर परफॉर्म करेंगे, वो मैथमेटिक्स है. लेकिन वो 2 फंड आज अलग है, 1 साल बाद वो अलग होंगे, 3 साल बाद वो अलग होंगे, 10 साल बाद वो अलग होंगे. वो सवाल ही नहीं है. इंडिया में वर्स्ट फंड इन 30 years डिलीवर 12% रिटर्न कंपाउंडेड. तो इतना मतलब आई शुड हैव अ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन माई पोर्टफोलियो, आई शुड नेवर हैव अंडर परफॉर्मिंग फंड इन माई पोर्टफोलियो. बिल्कुल नहीं होगा. और ये उम्मीद भी मत करे कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर हेल्दी, लविंग, केयरिंग होने चाहिए. ये डिजायर है, होता है क्या? नहीं होता ना. वी डोंट अबंडन देम. तो फिर सेलेक्ट करते वक्त मुझे क्या क्या सोचना चाहिए? सेलेक्ट करते टाइम आपको इमीडिएट पास रिटर्न नहीं देखना है. आपको देखना है अगर ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. आपको देखना है कि जब मार्केट नीचे गिरा तो ये फंड कितना नीचे गिरा, मार्केट ऊपर गया तो फंड उसमें कितना पार्टिसिपेट किया, फंड की वॉलेटिलिटी क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है. ये टेक्निकल टर्म्स है जो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बता पाएगा कि आपको ये चीज़ देखनी है बियॉन्ड रिटर्न. बट 99% पीपल गो विद इमीडिएट पास रिटर्न. अच्छा परफॉर्मेंस दिया ना, मेरे को ये फंड लेना है. बट आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं होता. वी हैव सीन विद ग्रेट फंड मैनेजर. तो आप अच्छा फंड मैनेजर चूज करिए. अगर आपको ये सब ये झमेला नहीं करना है, आइडेंटिफाई गुड फंड मैनेजर विद अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड एंड वेदर ही इज अंडर परफॉर्मिंग राइट नाउ. अगर राइट नाउ अंडर परफॉर्म कर रहा है या बॉटम में परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रोसेस में गलती नहीं है, तो दैट इज अ बेटर टाइम टू ओन दैट फंड हाउस. एक बार हमने डेट एक्सटेंसिवली अपने पिछले सेशन में बात की. इक्विटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर मुझे एक बेस 4-5 फंड का कंस्ट्रक्ट करना है, तो what are this what should be my first fund to start, and how should I add different categories of fund? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 4-5 फ्लेक्सी कैप के ऊपर बाहर जाना नहीं चाहिए. एवरीथिंग शुड बी फ्लेक्सी कैप, कुछ नहीं करना. लेकिन देखिए, ये बोलना में आसान है ना. तो मैंने एक टीवी इंटरव्यू बोला कि भाई व्हाट इज द बेस्ट फूड, दाल सब्जी चावल. बट मेरे बेटे की शादी तो आप उम्मीद कर दो 56 भोग आपको दूंगा ना मैं. तो क्लाइंट बोलता नया लिखाओ, कोई नया, कुछ नया है क्या आपके पास. तो आप कुछ भी करो. आदमी जब शॉपिंग करने जाता तो क्या करता है, नया कुछ आया है क्या, नया डिजाइन आया है क्या, नया. सो दैट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी. तो अगर आप उसकी तरफ जाओगे तो अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बाजार में फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप आर टू ग्रेट बिगनिंग. इन एनी सिचुएशन फ्लेक्सी इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू. इन दिस मार्केट आई बिलीव हेल्थ केयर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है. कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड BFSI, ये 4 कैटेगरी अगर आपको फ्लेवर लेना कैटेगरी का, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है. और कोई भी थीमेटिक और सेक्टर फंड तब पकड़ना चाहिए जब उनका हिस्टोरिकल रिटर्न आर लुकिंग नॉट सो ग्रेट. इफ दे आर लुकिंग ग्रेट देन दैट इज नॉट द टाइम टू. लोग उल्टा ही करते हैं. ये दैट इज द रीजन वी मेक मनी.
अगर लोग मिस्टेक करना बंद कर देंगे तो हमारा इतना पैसा नहीं बनेगा। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर बोलता है ये मत खाओ वो मत खाओ, उनको मालूम वो खाएगा ही वो ना, तो हमारा धंधा उस पर चलता है। एक और नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, थी पहले से ही बट अभी थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है, विच इज़ मल्टी एसेट फंड। सो फ्लेक्सी कैप के साथ इज इट एन इक्विवेलेंट कैटेगरी या कैसे आप उसको देखते हैं? वाई मल्टी एसेट फंड अभी न्यूज़ में ज़्यादा है? गोल्ड की वजह से? गोल्ड एंड सिल्वर दोनों चले हैं, तो न्यूज़ में वही होता है जिसका इमीडिएट पास रिटर्न बहुत अच्छा दिखता है। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर लेना तो दैट इज अ बेटर वे, वन ऑफ द वे, बिकॉज इज मोर टैक्स एफिशिएंट। लेकिन आपको पता नहीं कि कौन से फंड हाउस किस टाइम कितना सिल्वर में है, कितना गोल्ड में है, कितना रीट्स में है, कितना डेट में है, एंड दे कीप चेंजिंग। सो यू मे लुक एट दिस फंड कि दिस फंड हैव 20% एक्सपोजर टू गोल्ड, great fund for me to own, but it may cut down, it may increase, so that you have to live with. हमने मल्टीपल कैटेगरीज की बात की, देयर इज अनदर प्रोडक्ट और कैटेगरी दैट पीपल ओन, इज इट ई-शॉप्स। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे हैंडल करना चाहिए उसको? ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही चैलेंजिंग डिसीजन होता है ई-शॉप का। एक तो क्या होता है कि काफी लोगों का लार्ज पार्ट ऑफ वेल्थ इज इन अ सिंगल स्टॉक, और उसमें चैलेंज क्या होता है कि सपोज स्टॉक्स मूव्स अप्स एंड डाउन लाइक वी हैव सीन सम कंज्यूमर टेक कंपनी, तो आपका बहुत, क्योंकि आप जब स्टॉक पीक पे होता है अपना पोर्टफोलियो देखते हो और आप बहुत बड़े प्लान बना लेते हो कि ये करूंगा वो करूंगा, फार्म हाउस लूंगा, ये हो नहीं पाता है बिकॉज वापस नीचे आ जाता है। और कभी भी बहुत रेयरली आप उसके अंदर रैशनल डिसीजन लेते हो। आपके पास ई-शॉप है और आपने बेच दिया और मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको लगता है यार जितना ही माल बेचा गलत किया। आपने सारा का सारा रखा हुआ है, मार्केट टूटा तो आपको लगता है यार थोड़ा बेच देता तो मैं, तो उसमें आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, और उसमें बहुत ज़्यादा आप इमोशनल डिसीजन लेते हो। एंड वी हैव सीन कंपनी लाइक येस बैंक वेयर पीपल हैड ह्यूज ई-शॉप्स completely got destroyed. Enron कंपनी का इलस्ट्रेशन है, मैनी इंटरनेशनल बैंक्स का इलस्ट्रेशन है कि जहाँ बहुत हिस्सा उसका वैल्यू। HDFC बैंक अभी एक्सेप्ट रिसेंट 5-6 मंथ, फॉर 5 years इट वाज अंडर परफॉर्मिंग। जब मार्केट डबल हो रहा है आपके पास HDFC, दैट स्टॉक इट डिलीवर फॉर 30 years, बट लास्ट 5 years it is 4 years it is not delivered. It become very challenging. कोटक बैंक हो गया, HUL हो गया, it become very very challenging and people get very very emotional about ये तो मैं बेचूंगा ही नहीं, ये तो मेरे बच्चों की शादी के लिए है, ऐसी बात है। बट उसमें आपको रैशनैलिटी लाने की बहुत जरूरत है। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं 2-3 चीजें बोल सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो कि यू डिसाइड कि इस स्टॉक में मेरी वेल्थ का मैक्सिमम इतना % होगा। तो यू में से मेरी टोटल वेल्थ का 50% के ऊपर इसमें नहीं रखूंगा। देन स्टार्ट नॉकिंग ऑफ ऑन पीरियोडिक बेसिस। आप ये भी डिसीजन ले सकते हो कि मेरी टोटल वेल्थ इस स्टॉक में 10 करोड़ के ऊपर मेरा नहीं, या 5 करोड़ के ऊपर जो भी हो मैं धीरे धीरे नॉक ऑफ करता रहूंगा। सो दीज आर 2-3 वेज आप कर, और उसमें बहुत मैंने एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बना रहा हूँ। एट राइट टाइम आई विल लेट यू नो। Thank you, sir. It was very nice talking to you. Thank you for your time. My pleasure.